गुड मॉर्निंग। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे जो आसपास के पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ के हमने दो भाग किए थे, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। फिर हमने मिश्रण पढ़े थे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है। तो निलंबन क्या होता है, देखो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, हमने दो पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो निलंबन क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। विषमांगी मिश्रण का हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे पानी के अंदर मिट्टी को घोल देना, वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण क्या है, घुलते नहीं है, जबकि माध्यम में निलंबित रहते हैं। माध्यम में निलंबित रहते हैं मतलब उसके अंदर घूमते रहते हैं, उसके अंदर अच्छे से घूमते रहते हैं, वो क्या होता है, निलंबन होता है। अब इसमें निलंबित जो कण होते हैं, जैसे अपन ने पानी है उसके अंदर मिट्टी डाली है अपन ने, तो मिट्टी के कण वो घुलते हुए रहते हैं, अपन उसको अगर घोल देते हैं तो वो घुलते रहते हैं, है ना। माध्यम में निलंबित रहते हैं, बट उसके अंदर पूर्णतया उसके अंदर घुलते नहीं है ना। निलंबन में जो कण है, निलंबित जो कण है, उनको आंखों से हम देख सकते हैं। इसमें निलंबित जो कण है उसको हम आंखों से देख सकते हैं। इसे शांत छोड़ देने से कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबित अस्थायी होता है। उदाहरण मिट्टी और पानी का घोल। जब हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो वो क्या है, एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। उसके अंदर जो विलय पदार्थ के जो कण है वो घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं। अब पानी के अंदर जो मिट्टी है वो घुलती नहीं है, बट उसके अंदर पानी के अंदर वो दिखती है, अपने को माध्यम में घूमती हुई दिखती है। निलंबित कण है उनको हम आंखों से देख सकते हैं निलंबन में। अब इसे अगर हम निलंबन को अगर हम शांत छोड़ देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए अपन मिट्टी और पानी को मिलाया और उसको अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। मतलब निलंबन क्या है, अस्थायी है। थोड़ी देर के लिए ही वो मिट्टी उसके अंदर उस माध्यम में घुली हुई रहती है, थोड़ी देर बाद में वो अगर उसको स्थिर छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसको छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगर हम पानी में घुली हुई मिट्टी को अगर छानते हैं तो पानी को अलग किया जा सकता है और मिट्टी को अलग किया जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं कोलाइडी विलयन की। कोलाइडल विलयन क्या होता है, निलंबन अपन ने देख लिया, दूसरा है कोलाइडल विलयन। तो कोलाइडल विलयन क्या होता है कि निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मिट्टी के कण थे, निलंबन में पानी और मिट्टी थी, तो मिट्टी के कण क्या थे, बड़े थे, अपन उनको आंखों से देख सकते थे। कोलाइडल विलयन में क्या होता है कि जो कण होंगे वो छोटे होंगे, जो भी अपन पानी के अंदर या फिर किसी के अंदर मिलाएंगे उसके कण है वो बहुत छोटे होंगे, जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके कारण मिश्रण है, जो भी मिश्रण तैयार होता है वो मिश्रण हमें समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये भी समांगी मिश्रण ही होता है। एग्जाम्पल दूध। तो दूध के अंदर प्रोटीन होता है, जल होता है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ये सब मिली हुई रहती है। अब इनके कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हमें एक दूध ही दिखाई देता है। अब ऐसे तो है नहीं कि पानी अलग दिखाई दे रहा है, दूध अलग दिखाई दे रहा है, वो तो है नहीं। उसके अंदर वो मिक्सअप है, एकदम से है, विषमांगी है मिश्रण, बट वो समांगी प्रतीत होता है, यानी शुद्ध प्रतीत होता है। तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अब जो कोलाइडल विलयन के जो कण है उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो प्रकाश की किरण उसके अंदर से गुजारेंगे हम, तो वो उन प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला सकता है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है ना। कोलाइडल विलयन में से अगर प्रकाश की किरणों को अपन प्रवाहित करेंगे तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाएगी, यानी फैल जाएगी वो, और उस फैलने को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं कि पदार्थ में भौतिक परिवर्तन कैसे होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो इसकी हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे जल का वाष्प बन जाना। जैसे जल है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। जल कर लकड़ी का राख बन जाना, किसी लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो वो राख में परिवर्तित हो जाती है। बरसात में लोहे पर जंग लगकर भूरा होना। जब हम लोहे को बरसात में रख देते हैं और थोड़े दिन के लिए अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, भूरे रंग की एक जंग लग जाती है, जिसको हम जराना बोलते हैं। तो वो जंग लग जाती है, तो वो एक क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आता है। पानी का जमकर बर्फ बन जाना।
पानी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। तो ये सब जो परिवर्तन होते हैं पदार्थ में, ये सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब अपन देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं तो जल का बर्फ बन जाना। पहले वो जल था, पानी था, पानी को हमने ठंडा किया, फ्रिज में रखा और वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ना कि ऐसे तो है नहीं कि वो जल था और बर्फ बनने के बाद में वो जल नहीं रहा, पानी नहीं रहा। वो पानी जमने से पहले भी पानी था और बर्फ बनने के बाद में भी वो क्या है, पानी है। यानी वो चेंज नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तित हो गया। पहले वो द्रव अवस्था में था और उसके बाद में वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो सिर्फ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही मैंने बताया कि अभी कि वो पानी है, यानी वो जल है, वो जमने से पहले भी पानी ही था और जमने बर्फ जब जम गई तब तो भी वो क्या है, पानी है। पानी के जमने से पहले भी वो पानी था और पानी के बर्फ बनने के बाद में भी वो क्या है, पानी ही है। यानी उसके संगठन में कोई परिवर्तित नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि साथ ही पदार्थों की रासायनिक परिवर्तन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले जल था और फिर जमने के बाद में कुछ और ही बन गया, नहीं ना, वो रहेगा जल ही। तो उसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो ये तो भौतिक परिवर्तन की बात हुई, अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि कोई भी चीज जब जलती है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जल गई, जलने के बाद में वो क्या बन गई, राख बन गई, वो लकड़ी नहीं रही, लकड़ी नहीं रही। लकड़ी को हम जलाएंगे तो लकड़ी बनकर क्या हो गई, राख बन गई। यानी लकड़ी राख नहीं और राख लकड़ी नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग पदार्थ है। यानी उनके संगठन में परिवर्तन हुआ, उनके रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, होता है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होता है। जो रासायनिक प्रकृति है तो उसमें भी वो परिवर्तन होगा। अब बताओ, एक क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? सोचो कि अगर मोमबत्ती जलती है, हमने क्या कहा, पिछले पढ़ा था ना कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बताओ मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? तो देखते हैं। देखो, मोमबत्ती जब जलती है तो मोम जलता है। मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो मोम जलता है और जलकर उष्मा देता है। उष्मा मतलब एनर्जी देता है। अगर हम मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखेंगे तो अपना हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो गर्म किसके कारण होता है, उष्मा के कारण होता है। तो मोम जलकर उष्मा देता है, प्रकाश, रोशनी देता है ना, और कार्बन डाइऑक्सीजन गैस देता है। तो ये तीन चीजें देता है। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यानी मोम जल रहा है, जलकर दूसरी चीज बना रहा है ना, ये मोम जला, जलकर उष्मा बनाई, उन्होंने प्रकाश दिया, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 उसने छोड़ी, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, यानी कुछ मात्रा में क्या होती है, मोम पिघलती भी है। भाई हम जब मोमबत्ती जलाते हैं तो कुछ मात्रा में नीचे पिघलकर मोम चली जाती है, वो भौतिक परिवर्तन है। कैसे, जैसे मोम पिघली, पहले क्या थी, ठोस अवस्था में थी, मोम पिघल के क्या हो गई, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी उसके जो अवस्था में वो परिवर्तन हो गया, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अतः हम कह सकते हैं कि मोम के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर देंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपन आते हैं तत्व, यानी एलिमेंट क्या होते हैं। तो तत्व की हम बात करते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। कोई भी पदार्थ होता है, जैसे जल है, तो जल के अंदर जो तत्व है वो क्या है, मूल रूप है। तत्व कोई भी पदार्थ का क्या है, मूल रूप है। जैसे जल है तो जल है, जल में जो तत्व है वो उसका मूल रूप है ना। तो जल तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे जल है, H2O है,
उनको रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, जैसे तत्व है, तत्व जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अपन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या फिर सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी तत्व जो होते हैं उनको आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं, तत्वों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है, तत्व है। अभी तक ज्ञात तत्व यानी प्रकृति में अब तक 110 तत्व की खोज हो चुकी है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 110, यानी साइंटिस्ट ने 110 तत्वों की खोज हो चुकी है। फिर अपन बात करते हैं कि इनमें से जो 92 तत्व है वो प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अब जो 92 तत्व है वो प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो अपनी एनवायरमेंट, अपनी पृथ्वी है, पर्यावरण है, उसके अंदर पहले से ही उपस्थित है, यानी प्राकृतिक है, वो प्रकृति द्वारा बनाए गए तत्व है बाण में। ठीक है, जबकि जो शेष बाकी की जो तत्व टोटल 110 है, तो बाण में तो प्राकृतिक होगी, जो बाकी जो बचे वो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तत्व के प्रकार, यानी तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स, तीसरा है उपधातु, मेटलॉइड्स। 3 प्रकार के तत्व होते हैं, धातु होता है, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स, उपधातु, मेटलॉइड्स। 3 तत्व होते हैं, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं धातु की। धातु के गुण क्या होते हैं, कोई भी तत्व अगर धातु होता है तो उसके गुण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि वो धातु है। तो धातु हमेशा चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी अगर जो धातु है उसके अंदर क्या होता है, अगर आप जो लोहे की एक रोड हो उसको अब एक साइड से गर्म करो, एक साइड से गर्म करो, तो थोड़ी देर आप जिस साइड से पकड़ रखे हो वो साइड भी गर्म हो जाएगी, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि जो आप ताप है उस ताप का वो उसमें गति कर रहा है, उस लोहे की छड़ में गति कर रहा है ना। और जो करंट होता है तो करंट भी लोहे की छड़ में गति करता है, तो वो क्या होता है, दोनों क्या है, सुचालक है, ताप और विद्युत के सुचालक होता है कौन, धातु। धातु तन्य होती है, धातु क्या होती है, तन्य होती है, डक्टाइल होती है, यानी उनको तार के रूप में अपन खींच सकते हैं, यानी उनके तार बना सकते हैं। छोटे छोटे धातु जो होती है, धातु के अपन तार बना सकते हैं। धातु आघातवर्ध्य होती है, यानी कोई भी धातु से बनी हुई चीज है, अगर उसको अपन हथौड़े से पीटते हैं तो वो उसको अपन एक चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रतिध्वनिपूर्ण सोनोरस होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब लोहे से बने हुए किसी भी बर्तन, किसी भी चीज को अगर अपन हथौड़ी की मारते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे अपन प्रतिध्वनिपूर्ण सोनोरस कहते हैं। उदाहरण लोहा, सोना और चांदी, ये जो तत्व है ये तत्व धातु होते हैं। लोहा, सोना, चांदी ये सब क्या है, धातु है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है, यानी ऐसी कौन सी धातु है जो अपना रूम है उसके टेम्परेचर पे द्रव्य अवस्था में रहता है, तो आंसर है पारा, मरकरी। फिर अपन बात करते हैं अधातु की, तो यह ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, यानी इनके अंदर ना तो ताप गति करता है ना ही करंट गति करता है, तो वो कुचालक होती है। अधातु क्या होती है, ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती है। ये अपन ने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतिध्वनिपूर्ण क्या होता है, आघातवर्ध्य क्या होता है। तो ना तो ये चमकीली होती है, ना प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, ना आघातवर्ध्य होती है। उदाहरण हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन इत्यादि। अब एक क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, यानी कौन सी एक ऐसी अधातु है जो रूम के टेम्परेचर पे, रूम के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, बताइए, सोचो। चलो मैं बता देता हूँ, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है, जो आपका रूम है उसके टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहती है। फिर अपन बात करते हैं उपधातु की। उपधातु क्या होता है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। यानी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। और एग्जाम्पल सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, उपधातु है। फिर हम बात करते हैं यौगिक की। तत्व की हमने बात कर ली, फिर अपन बात करते हैं यौगिक की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स क्या होता है, देखो
एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। क्या होता है? एक यौगिक होता है कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से मिलकर जो बनता है वो यौगिक बनता है। यानी दो तत्व होने चाहिए, दो तत्व निश्चित अनुपात में होने चाहिए, दोनों को जब मिलाएंगे तो वो रासायनिक तौर पे मिल जाने चाहिए, यानी अलग नहीं होंगे फिर वो बाद में, ठीक है, रासायनिक तौर पे मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। उदाहरण जैसे जल, पानी जो अपना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो अपना साधारण नमक यूज में लेते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl2, ठीक है। तो अब जो दो तत्व, इसके अंदर दो तत्व होते हैं, एक तो सोडियम तत्व होता है और एक क्लोरीन तत्व होता है। दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक संयोजन पे मिलते हैं, तो उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है? एक यौगिक है। फिर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण भी हमने पढ़ लिया और यौगिक भी हमने पढ़ लिया। मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, उन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो देखो, पहला देखो कि वास्तव में यह दो पदार्थों का मिलावट है, यानी दो पदार्थों को हम मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। यौगिक क्या है कि तत्व क्रिया करके, यानी दो तत्व है वो आपस में क्रिया करेंगे, एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके नए पदार्थ का ही निर्माण करते हैं। मिश्रण क्या होता है? यह किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो सकता है, यानी दो, मिश्रण क्या होता है? दो पदार्थ होते हैं और दो पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, उनको मिलाते हैं तो मिश्रण तैयार हो जाता है। यौगिक क्या होता है? इसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, यानी एक निश्चित मात्रा में ही दोनों तत्वों को मिलाया जाता है, तब जाके यौगिक बनता है। मिश्रण में क्या होता है? घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी अगर हम दो पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं तो उनको छानकर या फिर कोई और भौतिक विधि उसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक को हम रासायनिक, यौगिक के जो घटक होते हैं, यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, यानी रासायनिक विधियों द्वारा ही उसको अलग किया जा सकता है, या फिर विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, वो हमारे आसपास के पदार्थ है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अपन क्वेश्चन देखेंगे, अब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।